मुल्क में एक प्रकार की शांति स्थापित कर सके, और दूसरा, जैसा एक कौमी मामला था वैसा एक पेचीदा मामला देशी रियासतों का था। जब सार्वभौम सत्ता हिंदुस्तान में से अपना बिस्तरा लपेट के चली और जब उसने ऐलान किया कि इधर पैरामाउंसी खत्म होती है, उस समय पर मुल्क में क्या होगा और मुल्क एक रहेगा या तो उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उस बारे में बहुत लोगों का अलग अलग ख्याल था और बहुत लोग चिंता में गिरे थे। लेकिन जो राजा महाराजाओं थे उसमें से बहुतों ने काफी स्वदेशाभिमान बताया और भारत की सरकार को साथ दिया। उसके लिए मैं आज इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि उनकी मदद से आज मुल्क में जो एकता हुई है तो सैकड़ों साल पहले कभी नहीं थी। इतनी एकता हमने बनाई है और जो काम हमें करना है वो काम हम करें तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जो अपना योग्य स्थान है वो ले सकता है। और मुझे विश्वास है कि इस रास्ते पर जो रास्ता गांधी जी ने हमको बताया है उसी पर हम चलेंगे तो हमारी जगह सारी दुनिया में बहुत ऊंची होगी। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। मैं कहूंगा सरदार पटेल, आप सब कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल की 150वीं जयंती का ऐतिहासिक अवसर एकता नगर की ये दिव्य सुबह, ये विहंगम दृश्य सरदार साहब के चरणों में हमारी उपस्थिति, आज हम सब एक महान क्षण के साक्षी बन रहे हैं। देश भर में हो रही एकता दौड़, रन फॉर यूनिटी, कोटि कोटि भारतीयों का उत्साह, हम नए भारत की संकल्प शक्ति को साथ साथ महसूस कर रहे हैं। अभी यहां जो कार्यक्रम हुए, कल शाम जो अद्भुत प्रस्तुति हुई, उनमें भी अतीत की परंपरा थी, वर्तमान का श्रम और शौर्य था और भविष्य की सिद्धि की झलक भी थी। सरदार साहब की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मृति सिक्का
और विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया है। मैं सभी 140 करोड़ देशवासियों को सरदार साहब की जयंती की, राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सरदार पटेल मानते थे कि इतिहास लिखने में समय नहीं गंवाना चाहिए। हमें तो इतिहास बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। उनकी ये भावना हमें उनकी जीवन गाथा में दिखाई देती है। सरदार साहब ने जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, उन्होंने नया इतिहास रचा, नया इतिहास बनाया। आजादी के बाद 550 से ज्यादा रियासतों को एक साथ जोड़ने का असंभव कार्य को उन्होंने संभव करके दिखा दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार उनके लिए सर्वोपरि था। इसलिए आज सरदार पटेल की जयंती का दिन स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय एकता का महापर्व बन गया है। जिस तरह हम 140 करोड़ देशवासी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वैसे ही एकता दिवस का महत्व हमारे लिए प्रेरणा की पल है, गर्व की पल है। आज करोड़ों लोगों ने एकता की शपथ ली है। हमने संकल्प लिया है कि हम ऐसे कार्यों को बढ़ावा देंगे जो देश की एकता को मजबूती दें। यहां एकता नगर में ही एकता मॉल, एकता गार्डन, एकता के सूत्र को सशक्त करते दिखते हैं। साथियों, हर ऐसी बात जो देश की एकता को कमजोर करती है, हर देशवासी को उससे दूर रहना है, ये राष्ट्रीय कर्तव्य है। ये सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। यही आज देश की जरूरत है। यही आज एकता दिवस का हर भारतीय के लिए संदेश भी है, संकल्प भी है। साथियों, सरदार साहब ने देश की संप्रभुता को सबसे ऊपर रखा, लेकिन दुर्भाग्य से सरदार साहब के निधन के बाद के वर्षों में देश की संप्रभुता को लेकर तब की सरकारों में उतनी गंभीरता नहीं रही। एक और कश्मीर में हुई गलतियां, दूसरी ओर पूर्वोत्तर में पैदा हुई समस्याएं और देश भर में जगह जगह पनपा नक्सलवाद, माओवादी आतंक, ये देश की संप्रभुता को सीधी चुनौतियां थी।
लेकिन उस दौर की सरकारों ने सरदार साहब की नीतियों पर चलने की जगह रीढ़ विहीन रवैये को चुना। इसका परिणाम देश ने हिंसा और रक्तपात के रूप में झेला। साथियों, आज की युवा पीढ़ी में बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, सरदार साहब चाहते थे जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया, वैसे ही पूरे कश्मीर का विलय हो। लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। कश्मीर को अलग संविधान और अलग निशान से बांट दिया गया। साथियों, कश्मीर पर कांग्रेस ने जो गलती की थी, उसकी आग में देश दशकों तक जलता रहा। कांग्रेस की लचर नीतियों के कारण कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। पाकिस्तान ने आतंकवाद को हवा दी। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। साथियों, कश्मीर और देश को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन फिर भी कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के आगे नतमस्तक रही। साथियों, कांग्रेस ने सरदार साहब के विजन को भुला दिया, लेकिन हम नहीं भूले। 2014 के बाद देश ने एक बार फिर उनकी प्रेरणा से भरी फौलादी इच्छा शक्ति को देखा है। आज कश्मीर आर्टिकल 370 की जंजीरों को तोड़कर पूरी तरह मुख्य धारा से जुड़ चुका है। आज पाकिस्तान और आतंक के आकाओं को भी पता चला है कि भारत की असली ताकत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा है, आज अगर कोई भारत पर आंख उठाता है तो भारत घर में घुसकर मारता है। हर बार भारत का जवाब पहले से बड़ा होता है, पहले से ज्यादा निर्णायक होता है। ये भारत के दुश्मनों के लिए एक संदेश भी है। ये लौह पुरुष सरदार पटेल का भारत है। ये अपनी सुरक्षा और सम्मान से कभी भी समझौता नहीं करता है। साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पिछले 11 साल में भारत की सबसे बड़ी सफलता है नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ना। 2014 से पहले हमारे देश में हालत ऐसी थी कि देश के भीतर, देश के बीचों बीच नक्सली माओवादी अपनी हुकूमत चलाते थे। नक्सली क्षेत्रों में देश का संविधान नहीं चलता था।
पुलिस प्रशासन वहां काम नहीं कर पाता था। नक्सली खुलेआम नए नए फरमान जारी करते थे, सड़कें नहीं बनने देते थे, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल को बम से उड़ा दिया जाता था और शासन प्रशासन उनके आगे लाचार नजर आता था। साथियों, 2014 के बाद हमारी सरकार ने नक्सलवाद, माओवादी आतंक पर प्रचंड प्रहार किया। हमने शहरों में बैठे अर्बन नक्सलियों के समर्थकों, अर्बन नक्सलियों को भी किनारे लगाया। हमने वैचारिक लड़ाई भी जीती और नक्सलियों के गढ़ में जाकर उनसे मोर्चा लिया। इसका परिणाम आज देश के सामने है। 2014 के पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी आतंक की चपेट में थे। आज ये संख्या केवल 11 बची है और उसमें भी सिर्फ 3 जिलों में ही नक्सलवाद अभी भी कुछ गंभीर रूप से हावी है। और आज मैं सरदार पटेल के सानिध्य में एकता नगर की इस धरती से पूरे देश को भरोसा दिलाता हूं, जब तक देश नक्सलवाद, माओवाद, उस आतंक से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता, हम रुकने वाले नहीं हैं, चैन से बैठने वाले नहीं हैं। साथियों, आज देश की एकता और आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा घुसपैठियों से भी है। देश के भीतर दशकों से विदेशी घुसपैठिए आते रहे, वो देशवासियों के संसाधनों पर कब्जा करते रहे, डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ते रहे, देश की एकता दांव पर लगाते रहे। लेकिन पुरानी सरकारें इतनी बड़ी समस्या पर आंख मूंदे रही। वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्र की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया। अब पहली बार देश ने इस बड़े खतरे के खिलाफ भी निर्णायक लड़ाई लड़ने की ठानी है। लाल किले से मैंने डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया है, लेकिन साथियों, अब आज जब हम इस विषय को गंभीरता से उठा रहे हैं, तो कुछ लोग देश हित से ज्यादा अपने स्वार्थ को ऊपर रख रहे हैं। ये लोग घुसपैठियों को अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको लगता है कि देश एक बार टूट गया, आगे भी टूटता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि सच्चाई ये है कि अगर देश की सुरक्षा और पहचान
खतरे में आएगी तो हर व्यक्ति खतरे में आएगा। इसलिए हमें आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर फिर से संकल्प लेना है। हम भारत में रह रहे हर घुसपैठिए को बाहर निकाल करके ही रहेंगे। साथियों, जब हम लोकतंत्र में राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो इसका एक स्वरूप ये भी है कि हम विचारों की विविधता का सम्मान करें। लोकतंत्र में मतभेद स्वीकार्य है, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, आजादी के बाद जिन लोगों को देश ने दायित्व सौंपा, उन्हीं लोगों ने वी द पीपल की स्पिरिट की हत्या करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी सोच और विचारधारा से अलग हर व्यक्ति और संगठन का तिरस्कार किया, उसे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। देश में राजनैतिक छुआछूत को एक कल्चर बना दिया गया था। हम सभी को पता है, कांग्रेस सरकारों में सरदार पटेल और उनकी लेगेसी के साथ क्या क्या हुआ है। इन लोगों ने बाबा साहब आंबेडकर के साथ जीते जी और उनके जाने के बाद भी क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र के साथ क्या किया, डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों के साथ भी कांग्रेस ने यही किया। इस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। संघ पर भी कैसे कैसे हमले किए गए, षड्यंत्र किए गए। एक पार्टी, एक परिवार के बाहर हर व्यक्ति और हर विचार को अछूत बनाने की भरसक कोशिश हुई। भाइयों और बहनों, हमें गर्व है कि हमने देश को बांटने वाली इस राजनीतिक छुआछूत को खत्म किया है। हमने सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, हमने बाबा साहब के पंच तीर्थ बनवाए, दिल्ली में बाबा साहब का घर, उनका महापरिनिर्वाण स्थल कांग्रेस के दौर में उपेक्षा की वजह से दुर्दशा का शिकार था। हमने उस पवित्र स्थल को ऐतिहासिक मेमोरियल में बदला है। कांग्रेस के समय में सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर म्यूजियम था। हमने देश के अब जितने भी पीएम हुए हैं, उन सब के योगदान को समर्पित राजनीतिक छुआछूत से ऊपर उठ करके पीएम म्यूजियम बनाया है। हमने कर्पूरी ठाकुर जैसे जननायक को भारत रत्न दिया। पूरे जीवन कांग्रेस को समर्पित रहने वाले प्रणब दा को हमने भारत रत्न दिया और विरोधी विचार वाले मुलायम सिंह यादव जी जैसे नेता को भी हमने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इन फैसलों के पीछे सोच यही थी कि राजनैतिक मतभेदों से ऊपर उठकर देश के लिए एकजुट होने की भावना मजबूत हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद
विदेशों में गए हमारे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में भी हमने एकता की इस झलक को देखी है। साथियों, राजनीतिक हितों के लिए देश की एकता पर प्रहार की सोच ये गुलामी की मानसिकता का हिस्सा है। कांग्रेस ने अंग्रेजों से केवल पार्टी और सत्ता ही नहीं पाई, बल्कि कांग्रेस ने गुलामी की मानसिकता को भी आत्मसात कर लिया था। आप देखिए, अभी कुछ दिन बाद ही हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल होने जा रहे हैं। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उसके प्रतिरोध में वंदे मातरम हर देशवासी का स्वर बन गया था। वंदे मातरम देश की एकता और एकजुटता की आवाज बन गया था। अंग्रेजों ने वंदे मातरम बोलने की बात तक बैन लगाने की कोशिश की थी। अंग्रेज इस कोशिश में कभी भी कामयाब नहीं हो पाए। कई हिंदुस्तान के कोने से वंदे मातरम का नारा गुंजता ही रहा। लेकिन जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, वो काम कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने मजहबी आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को ही हटा दिया। यानी कांग्रेस ने समाज को भी बांटा और अंग्रेजों के एजेंडे को भी आगे बढ़ाया। और मैं आज एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस दिन कांग्रेस ने वंदे मातरम को तोड़ने का, काटने का, विभाजित करने का फैसला लिया था, उसी दिन कांग्रेस ने भारत के विभाजन की नींव डाल दी थी। कांग्रेस ने वो पाप नहीं किया होता तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। साथियों, उस समय सरकार में बैठे लोगों की ऐसी सोच के कारण ही देश ने इतने दशकों तक गुलामी के प्रतीकों को भी ढोया। आप याद करिए, हमारी नेवी के झंडे से गुलामी का निशाना, गुलामी का निशान तब उतरा जब आपने हमें देश की सेवा करने का अवसर दिया, हमारी सरकार आई। राजपथ कर्तव्य पथ तब बना जब हमने ये बदलाव किया। आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के बलिदानों का स्थान अंडमान की सेल्युलर जेल, उसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा तब मिल पाया था जब मोरारजी भाई देसाई की सरकार आई थी। अंडमान के द्वीपों के नाम कुछ समय पहले तक अंग्रेजों के नाम पर ही थे। हमने ये नाम नेताजी सुभाष के नाम पर रखे। कई द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं का नाम दिया। इंडिया गेट पर भी हमने नेताजी सुभाष की प्रतिमा लगाई। साथियों, देश की सुरक्षा में शहीद हुए जवानों तक को
गुलामी की मानसिकता के कारण सही सम्मान नहीं मिलता था। हमने नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना कर उन स्मृतियों को अमर बनाया। देश की आंतरिक सुरक्षा में भी 36,000 जवानों ने, ये हमारे पुलिस बेड़े के जवानों ने, देश को पता तक नहीं है, ये पुलिस बेड़े के ये खाकी वर्दीधारी लोगों ने 36,000 जवानों की शहादत हुई है। 36,000 शहीद होना यह आंकड़ा छोटा नहीं है। हमारी पुलिस, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, हमारे सभी अर्धसैनिक बल, इनके शौर्य को भी सम्मान से वंचित रखा गया। ये हमारी सरकार है जिसने पुलिस मेमोरियल बनाकर उन शहीदों को सम्मान दिया। मैं आज सरदार पटेल के चरणों में खड़े होकर के मैं देश भर में जिन जिन लोगों ने पुलिस बेड़े में रह करके सेवाएं की हैं, जो जो लोग आज पुलिस बेड़े में रह करके देश की सेवा कर रहे हैं, मैं सरदार पटेल के चरणों में खड़े रह करके आज मैं उनको सैल्यूट करता हूं। मैं उनका गौरव करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। आज देश गुलामी की मानसिकता के हर निशान को हटा रहा है। देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों को सम्मान देकर हम राष्ट्र प्रथम की भावना को मजबूत बना रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एकता राष्ट्र और समाज के अस्तित्व का आधार होती है। जब तक समाज में एकता है, राष्ट्र की अखंडता सुरक्षित है। इसलिए विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें देश की एकता तोड़ने वाले हर षड्यंत्र को विफल बनाना होगा। एकता की ताकत से विफल बनाना होगा। इसलिए आज देश राष्ट्रीय एकता के हर मोर्चे पर निरंतर काम कर रहा है। भारत की एकता के इस अनुष्ठान के 4 आधार स्तंभ हैं। एकता का पहला स्तंभ है सांस्कृतिक एकता। ये भारत की संस्कृति है जिसने हजारों वर्षों से राजनैतिक हालातों से अलग भारत को एक राष्ट्र के रूप में अमर रखा है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, 7 पुरियां, 4 धाम, 50 से अधिक शक्तिपीठ, तीर्थ यात्राओं की परंपरा, ये वो प्राण ऊर्जा है जो भारत को एक चैतन्य राष्ट्र बनाती है। इसी परंपरा को आज हम सौराष्ट्र तमिल संगमम और काशी तमिल संगमम जैसे आयोजनों के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए भारत के महान योग विज्ञान को नई पहचान दिला रहे हैं। हमारा योग आज लोगों को जोड़ने का माध्यम बन रहा है। साथियों, हमारी एकता का दूसरा स्तंभ है भाषाई एकता। भारत की सैकड़ों भाषाएं और डायलेक्ट्स, बोलियां, ये भारत की खुली और रचनात्मक सोच का प्रतीक है। क्योंकि हमारे यहां किसी समाज ने, सत्ता ने या संप्रदाय ने कभी भी
भाषा को अपना हथियार नहीं बनाया, एक भाषा को थोपने का प्रयास नहीं हुआ, तभी भारत भाषाई विविधता की दृष्टि से विश्व का इतना समृद्ध राष्ट्र बना है। हमारी भाषाओं ने संगीत के अलग अलग सुरों की तरह हमारी पहचान को सशक्त बनाया है। इसलिए साथियों, हम हर भाषा को राष्ट्रीय भाषा मानते हैं। हम गर्व से कहते हैं कि भारत के पास तमिल जैसी दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है और हमें इसका गर्व है। हमारे पास संस्कृत जैसी ज्ञान की धरोहर है। इसी तरह हर भारतीय भाषा की अपनी खूबी है, अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक पूंजी है। हम हर भारतीय भाषा को प्रमोट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करें और आगे बढ़े। भारत के लोग देश की दूसरी भाषाओं को भी जानें, उनसे सीखें। भाषाएं हमारी एकता की सूत्रधार बने। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये निरंतर चलने वाला काम है, जिसकी जिम्मेदारी हम सबको मिलकर के उठानी है। साथियों, हमारी एकता का तीसरा स्तंभ है भेदभाव मुक्त विकास, क्योंकि गरीबी और भेदभाव ही सामाजिक ताने बाने की सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। देश के दुश्मनों ने हमेशा इन कमजोरियों का इस्तेमाल किया है। इसलिए सरदार साहब गरीबी के खिलाफ देश के लिए दीर्घकालिक योजना पर काम करना चाहते थे। सरदार पटेल ने एक बार कहा था कि अगर भारत को आजादी 1947 के बजाय उससे भी 10 साल पहले मिल गई होती तो भारत 1947 तक भारत खाद्यान्न की कमी के संकट से मुक्त हो चुका होता। उन्होंने कहा था कि जैसे उन्होंने रियासतों के विलय की चुनौती सुलझाई, वो अन्न की कमी की चुनौती भी सुलझा कर ही रुकते। ये थी सरदार साहब की इच्छा शक्ति। बड़ी से बड़ी चुनौती से निपटने के लिए हमें यही इच्छा शक्ति दिखानी होती है। और मुझे गर्व है कि हमारी सरकार सरदार साहब के इन अधूरे संकल्प को भी पूरा करने में लगी है। बीते एक दशक में हमने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकाला है। आज करोड़ों गरीबों को घर मिल रहा है, घर घर साफ पानी पहुंच रहा है, मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। यानी हर नागरिक के लिए गरिमापूर्ण जीवन, ये आज देश का मिशन भी है और विजन भी है। भेदभाव और भ्रष्टाचार मुक्त ये नीतियां आज राष्ट्रीय एकता को मजबूत बना रही है। साथियों, राष्ट्रीय एकता का चौथा स्तंभ है कनेक्टिविटी से दिलों का कनेक्शन। आज देश में रिकॉर्ड हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। वंदे भारत और नमो भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेल को ट्रांसफॉर्म कर रही है। छोटे शहर भी अब एयरपोर्ट की सुविधा से जुड़ रहे हैं। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत को लेकर दुनिया का नजरिया ही पूरी तरह बदल रहा है। इसने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम
देश की दूरियों को भी कम किया है। आज लोग आसानी से दूसरे राज्यों में पर्यटन के लिए जा रहे हैं, व्यापार के लिए जा रहे हैं। ये पीपल टू पीपल कनेक्ट और कल्चरल एक्सचेंज, उसका एक नया दौर है जो राष्ट्रीय एकता को बल दे रहा है। और डिजिटल रिवॉल्यूशन जो हुआ है, उसने इस एकता को नई मजबूती देने का अवसर भी दिया है। आज डिजिटल कनेक्टिविटी का भी दिलों की कनेक्टिविटी में एक नया मार्ग प्रशस्त हो रहा है। साथियों, सरदार पटेल ने एक बार कहा था, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब मैं